नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अकबर इलाहाबादी की वो प्रसिद्ध पंक्तियां आपने सुनी होंगी। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिलो अखबार निकालो। निश्चय ही अखबारों में वो ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर सकने में सक्षम है। नेपोलियन कहा करते थे, मैं 4 बटालियन से जितना भयभीत नहीं होता हूं, उतना 4 अखबारों से डरता हूं। दुनिया के किसी भी देश के क्रांति का इतिहास उठा के देखिए, उस देश के पत्रकारों, लेखकों, विचारकों और चिंतकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस क्रांति की सफलता में। चाहे वो रूस की बोल्शेविक क्रांति हो, या फ्रांस की राज्य क्रांति, या भारत का स्वाधीनता संघर्ष। आज हम बात करेंगे भारत के इसी स्वाधीनता संघर्ष में प्रेस की भूमिका। आजादी का वो दौर जब हमारे साधन सीमित थे, साक्षरता बहुत कम थी, अखबारों की प्रसार संख्या आज की तरह लाखों करोड़ों में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद तत्कालीन प्रेस ने अपनी मिशनरी भावना के आधार पर जिस तरह से एक विचार यज्ञ का आह्वान किया, जिस प्रकार से एक वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में प्रेस की उस क्षमता और संभावना का एक अनुपम उदाहरण है। 29 जनवरी 1780 का वो दिन जब भारत में औपचारिक रूप से प्रेस की शुरुआत होती है। भारत का वो पहला पत्रकार, जो संयोग से एक अंग्रेज था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, वो कोई भारत की स्वतंत्रता या भारतीय हितों का पोषण करने के लिए नहीं आया था। वह तो मूलतः एक व्यापारी था, लेकिन उसने अखबार शुरू किया एक उद्देश्य से, जनता को उसके अभाव अभियोगों से परिचित कराते हुए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं उन्हें कहीं उनके दायित्वों का बोध कराने के लक्ष्य से उसने अपने समाचार पत्र का प्रकाशन किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अपनी कलम के माध्यम से उस समय जितनी भी संस्थाओं की विकृतियां थी, चाहे वह न्यायपालिका है, चाहे वो वहां का शासन व्यवस्था है, वहां की विधायिका है, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ उसने अपने अखबार के माध्यम से आवाज उठाई। परिणाम आप समझ सकते हैं, उसकी प्रेस पर छापे मारे गए, अखबार को बंद करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए और अंततः संपादक को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर की उस रोशनी में भारत की भावी पत्रकारिता पल्लवित पुष्पित होती है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, जिन्होंने तत्कालीन समाज की विसंगतियों, विकृतियों और राजनीतिक शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अखबार के माध्यम से आवाज उठाई, उस समय के समाज सुधारकों ने इस बात को महसूस किया था कि यदि हमें इन सामाजिक विद्रुपताओं के खिलाफ संघर्ष करना है, जन चेतना को जगाना है, तो अखबार हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है। इसलिए भारत में भारतीय नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने, जिन्हें हम आधुनिक भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं, उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत आदि अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से आजादी की अलख को जगाया। जहां उन्होंने स्वाधीन भारत की बात की, पराधीनता को धिक्कारा, वहीं उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों पर भी करारी चोट की। सती प्रथा का विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय वो समाज सुधारक थे, जिन्होंने अखबार के माध्यम से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। जहां तक हिंदी अखबारों की हम बात करते हैं, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड से इस देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित होता है। इसके पूर्व फरवरी 1826 में अखबार के प्रकाशक मुन्नू ठाकुर ने तत्कालीन प्रशासन के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि वे एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना चाहते हैं,
और उन्हें इसकी विधिवत अनुमति दी गई और उन्होंने 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड, मार्तंड मतलब सूर्य, उदंत मतलब समाचार, तो समाचार रूपी सूर्य की छाव में हिंदी पत्रकारिता पल्लवित पुष्पित होती है। उदंत मार्तंड ने अपने पहले संपादकीय में इस बात का उद्घोष किया था कि हम हिंदुस्तान के हित हेतु ये अखबार निकाल रहे हैं और परावलंबन से मुक्ति दिलाने के लिए समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं। उदंत मार्तंड आर्थिक कठिनाइयों के कारण लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया और अंतिम अंक में 2 पंक्तियां, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां प्रकाशित हुई थी। आज दिवस लो उग चुक्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। उदंत मार्तंड जो सूर्य की रोशनी की भांति, सूर्य की किरणों की प्रखरता की भांति प्रकाशित होना शुरू हुआ था और इस देश को स्वाधीनता की ओर ले जाने के उस संकल्प के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन उसका बहुत जल्दी सूर्यास्त हो गया। लेकिन यह यात्रा रुकी नहीं, यह यात्रा झुकी नहीं। उसके बाद प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने इस देश की आजादी के लिए आम आदमी का आह्वान किया और जिस जनचेतना को उन्होंने जागृत किया, अंततः उस विदेशी हुकूमत का भी यहां सूर्यास्त होता है। इस देश की पत्रकारिता ने, चाहे वो हिंदी है या भाषाई पत्रकारिता है, उन्होंने मिलकर के इस देश की आजादी की अलख को जगाया, आजादी की उस मशाल को प्रज्वलित करने में अपना वैचारिक योगदान दिया है। जिस तरह से इस देश के क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसी तरह से इस देश के पत्रकारों ने, इस देश के लेखकों ने अपने समाचार पत्रों के पृष्ठों के माध्यम से एक वैचारिक चेतना का नेतृत्व किया। मैं यूं कहूं कि उस समय पत्रकारिता ने इस देश की राष्ट्रीयता का विकास किया, तो राष्ट्रीयता ने इस देश की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। उस दौर में ऐसे अनेक अहिंदी भाषी पत्रकार थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की अद्भुत सेवा की। उन्होंने किसी प्रकार से समझौते नहीं किए। तत्कालीन अंग्रेज प्रशासन ने विभिन्न प्रकार के प्रेस अधिनियमों के माध्यम से इस देश की अखबारों की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया। संपादकों को विविध प्रकार की यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो इस देश की आवाज को रोक नहीं सके। फरवरी 1848 में इंदौर से मालवा अखबार, 5 भाषाओं में कोलकाता से 1846 में इंडियन, कोलकाता से 1849 में जगदीप भास्कर, आगरा से 1852 में बुद्धि प्रकाश आदि अनेक ऐसे पत्र थे जो इसी भावना से आगे बढ़ते रहे। 1850 में तारामोहन मैत्र के संपादन में सुधाकर का प्रकाशन हुआ, जो हिंदी और बंगला भाषा का प्रमुख पत्र था। यह पत्र काशी से प्रकाशित हुआ, जिसे आप हिंदी प्रदेश का पहला पत्र भी कह सकते हैं, हालांकि हिंदी और बंगला दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। राजस्थान से 1849 में मजरूल सरूर और 1856 में रोजतुल तालीम एवं राजपूताना समाचार, 1861 में जग लाभ चिंतक और 1863 में जगहित कारक जैसे समाचार पत्रों के प्रकाशन के उल्लेख भी मिलते हैं। हिंदी बंगला भाषा का पहला दैनिक कोलकाता से 1854 में प्रकाशित होता है, समाचार सुधा वर्षण नाम से। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन और इस समाचार पत्र में जहां एक और राजनीतिक सामाजिक समाचार छपते थे, वहीं समाचारों को बहुत रोचक ढंग से छापा जाता था। इस समाचार पत्र में सरकारी सूचनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था। अंग्रेज सरकार की नीतियों पर इस समाचार पत्र ने तीखे प्रहार किए। यह समाचार पत्र समय समय पर प्रोत्साहन, परामर्श और चेतावनी देता रहा। एक प्रकार से यह अपने युग का प्रगतिशील पत्र था, लेकिन दुर्भाग्य बाद में कुछ समय तक इसके प्रकाशन के पश्चात यह पत्र प्रतिगामियों का साथ देने लगा और युगीन चेतना के साथ अपना तारतम्य नहीं बिठा पाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 1857 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। यह वह वर्ष है जब इस देश में पहला स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था। इस दौर में अनेक क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसी स्थिति में भला इस देश के समाचार पत्र और पत्रकार कैसे पीछे रह सकते थे। पयामे आजादी, जो आजादी का संदेश लेकर के आया है,
अजीमुल्ला खां के संपादन में 1857 में झांसी से इस पत्र का प्रकाशन होता है। हिंदी और उर्दू भाषा के इस पत्र में जिस तरह की सामग्री छपती थी उससे अंग्रेज सरकार कांप उठी। उस दौर में जिस व्यक्ति के पास इस अखबार की एक प्रति मिल जाती थी, अंग्रेज सरकार उस व्यक्ति की खाल खींच लेती थी, कठोर यातनाएं दी जाती थी। एक प्रकार से इस समाचार पत्र को पढ़ना भी अपराध घोषित कर दिया गया था। आइए गुनगुनाते हैं वो राष्ट्रगीत जो पहली बार पयामे आजादी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी सहामियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नरहम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, ऊपर से बर्फीता पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नखकारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा मोती, इसका शाना शौकत का दुनिया में जगनारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, टूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने अहले वतन तुमको ललकारा है, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा, भाई भाई प्यारा, ये आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। इस प्रकार पयामे आजादी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने इस देश का पहला राष्ट्रगीत छाप करके आम जनता में एक साहस और निर्भीकता के भाव का संचार करने का अद्भुत अनोखा प्रयास किया। अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। पयामे आजादी में इसका घोर विरोध किया गया। उस समय के उन महान क्रांतिकारियों की कथाएं पयामे आजादी में प्रकाशित होने लगी। अपने एक संपादकीय में पयामे आजादी में लिखा गया, बरेली और मुरादाबाद की सैनिक पलटनों के सेनापतियों को दिल्ली की सेना की ओर से हार्दिक आलिंगन। भाइयों, दिल्ली में फिरंगियों के साथ आजादी की जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने उन्हें पहली शिकस्त दे दी है। उससे वह इतना घबरा गए हैं कि उसके पहले की 10 शिकस्तों से भी नहीं घबराए थे। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुरी के साथ दिल्ली में जमा हो रहे हैं। इस मौके पर आपका आना लाजमी है। अगर आपने खाना वहां खाया है तो हाथ यहां आकर के धोएं। हमारा बादशाह आपका इस्तकबाल करेगा। हमारे कान इस तरह आपकी ओर लगे हैं जैसे रोजेदारों के कान मुअज्जिब के अजान की तरह लगे रहते हैं। हम आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी हैं। बिना आपकी आगत के गुलाब के बाग में फल नहीं खिल सकते। देखिए इस संपादकीय से किस तरह का भाव झलकता है। कितनी भावना के साथ इस देश की जनता का आह्वान किया गया है इस स्वाधीनता संग्राम में कूदने के लिए। अजीमुल्ला खां एक उग्र विचारधारा के पत्रकार थे जिन्होंने अपने युग को काफी अधिक प्रभावित किया था। सरकारी दमन चक्र तेज होने लगा लेकिन वो घबराए नहीं और भारतीय जन समूह के उमड़ते हुए उत्साह और उल्लास पर बांध नहीं बनाया जा सका। दिल्ली के सम्राट राष्ट्रभक्त बहादुर शाह जफर का ऐतिहासिक संदेश केवल पयामे आजादी ने छापने का साहस किया था। सम्राट बहादुर शाह जफर ने कहा, हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों उठो, खुदा ने इंसान को जितनी बरकतें दी है इनमें सबसे कीमती बरकत आजादी की है और आजादी के लिए उनका यह आह्वान भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 1857 की क्रांति अनेक कारणों से सफल नहीं हो सकी, लेकिन इस देश के पत्रकार, इस देश के समाचार पत्र अपने अभियान और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। 1858 में ईश्वरचंद विद्यासागर का सोम प्रकाश बंगाली भाषा में निकला यह पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शिकार बनता है।
1861 में इंडियन घोष और 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के इस आंदोलन में, आजादी के इस संग्राम में हम भारतेंदु को कैसे भुला सकते हैं। 15 अगस्त 1868 में प्रकाशित कवि वचन सुधा में भारतेंदु ने स्वतंत्र भारत की घोषणा की, विदेशी वस्त्रों के होली जलाने की बात की। आप कल्पना कीजिए, जिस समय गांधी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय हिंदी का पत्रकार विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात करता है। उस समय हिंदी का पत्रकार स्वतंत्र भारत की घोषणा करता है। कवि वचन सुधा का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी में रहा है। भारतेंदु ने चुन चुनकर अपनी साहित्यिक लेखनी के माध्यम से अंग्रेजी सरकार पर तीखे वार किए। कुछ आलोचक हिंदी पत्रकार कला का वास्तविक शुरुआत इसी पत्रिका से मानते हैं। भारतेंदु कुछ बहुत लंबे समय तक उनका जीवन नहीं रहा। मात्र 32-34 वर्ष की उम्र में वो युवा ये दुनिया छोड़ गया, लेकिन साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया में वो एक ऐसी अमिट छाप छोड़ गए कि जहां वो हिंदी साहित्य के पिता में कहलाते हैं, वहीं आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के जनक भी हम उन्हें कह सकते हैं। भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका के माध्यम से जहां नारी जागरण और नारी शिक्षा की बात की, वहीं हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका हो गया, और फिर बाद में विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका उसका नाम हो गया, जिसका प्रकाशन राजस्थान में नाथद्वारा से किया जाने लगा, एक साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत वो करते हैं। भारतेंदु की इस तेजस्वी लेखनी का परिणाम था कि कवि वचन सुधा सहित हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी आदि पत्रों को जहां सरकारी सहायता मिलती थी, सरकार इन पत्रिकाओं को क्रय करती थी, खरीदती थी, वो सरकारी सहायता भी उनके उस ओजस्वी तेवर के कारण बंद कर दी गई। कालांतर में कवि वचन सुधा चिंतामणि राव के हाथों में चली गई। समय का फेर देखिए, दुर्भाग्य कि चिंतामणि राव के हाथ में आते ही यह पत्रिका प्रतिगामियों का साथ देने लगी। वो चाटुकारों की पत्रिका बन गई और भारतेंदु काल की उस चेतना का वो साथ नहीं दे पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि कवि वचन सुधा के जन्मदाता के निधन की खबर भी कवि वचन सुधा में प्रकाशित नहीं की गई। लेकिन भारतेंदु ने जिस तरह से परिनिष्ठित भाषा का स्वरूप हमारे सामने रखा, जिस तरह से साहित्यिक स्तंभों के माध्यम से साहित्य की विभिन्न धाराओं को विकसित किया, उनका योगदान साहित्य जगत में अपूरणीय है। संपूर्ण पत्रकारिता साहित्य जगत उनके इस योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। 1 सितंबर 1877 को हिंदी प्रदीप का प्रकाशन होता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के संपादन में इस पत्रिका ने जिस तरह से जन चेतना का पक्ष लिया, जन चेतना को जागृत किया, वह अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की संपादकीय प्रतिभा का, उनकी सूझबूझ का एक जीवंत उदाहरण है। 33 वर्षों तक इस पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन होता रहा। 1910 में एक कविता प्रकाशित हुई, जरा सोचो तो यारों यह बम क्या चीज है। इस कविता के प्रकाशन के कथित अपराध के कारण इस पत्रिका के प्रकाशन को बंद कर दिया गया। लगभग 3 दशक तक इस पत्रिका का उस दौर में नियमित रूप से प्रकाशन होना और उस समय की राजनीतिक साहित्यिक प्रवृत्तियों पर वैचारिक दृष्टि से प्रखर टिप्पणियां उसकी उस निर्भीकता और तेजस्विता की प्रतीक है। आइए आज गुनगुनाते हैं माधव शुक्ल की वो कविता जिसके कारण इस पत्रिका के प्रकाशन को बंद कर दिया गया। कुछ डरो ना, इसमें केवल बुद्धि भ्रम है। सोचो यह क्या है जो कहलाता बम है। यह नहीं स्वदेशी आंदोलन का फल है, नहीं बायकॉट अथवा स्वराज्य है। जब जब नृप अत्याचार महा करते हैं और प्रजा दुखी चिल्लाती रहती है, नहीं दीनों की जब कहीं सुनवाई होती, तब इतिहासों की बात सत्य होती है। माधव कहता यह किसका बुरा कर्म है, सोचो यह क्या है जो कहलाता बम है।
इस कविता के प्रकाशन के कारण हिंदी प्रदीप के प्रकाशन को स्थगित करने के लिए, बंद करने के लिए मजबूर किया गया। हिंदी प्रदीप का स्वर बहुत तीखा था। आलोचकों ने इस पत्र को हिंदी का पहला सेकुलर पत्र माना है। 15 मार्च 1883 को कानपुर से ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन हुआ। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की गरिमा के प्रतीक इस पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की अगाध श्रद्धा थी भारतेंदु पर, इसलिए वे इस पत्र के मुख पृष्ठ पर लिखते थे, श्री हरिश्चंद्राय नमः। देखिए, अपने आराध्य को, अपने आदर्श को वे कितना सम्मान देते हैं। उन्होंने अपने मुख पृष्ठ पर श्री गणेशाय की नमः, श्री हरिश्चंद्राय नमः लिखना शुरू किया। कितना बड़ा सम्मान भारतेंदु के प्रति हो भी क्यों ना, भारतेंदु ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर पूरे एक युग को प्रभावित किया है, पूरी पत्रकारिता को प्रभावित किया है। मात्र 10 वर्ष तक जीवित रह सका। अंतिम अंक में कितनी मार्मिक पंक्तियां प्रकाशित की गई। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। इस प्रकार इस पत्र का भी अवसान होता है। ऐसा कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र की नस नस में शरारत भरी हुई थी। शरारत अर्थात अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का भाव। सन 1883 में इंग्लैंड से प्रकाशित होता है हिंदुस्तान। 1885 से इस पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के काला काकर से होने लगा। इसके संपादकीय दायित्व का निर्वहन समय समय पर उस दौर के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने किया, जिसमें मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, गोपाल राय गहमरी और अमृतलाल चक्रवर्ती आदि है। संपादक के रूप में केवल मदन मोहन मालवीय का नाम छपता था। इसके अतिरिक्त हमेशा नाम राजा रामपाल सिंह का छपा और अन्य जो संपादक थे उनका नाम सहकारी संपादक के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तान दैनिक पत्र के रूप में भी कुछ समय तक प्रकाशित होता रहा। 17 मई 1878 को कोलकाता से पंडित छोटूलाल मिश्र और पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के सहयोग से भारत मित्र का प्रकाशन होता है। भारत मित्र का प्रकाशन पहले मासिक हुआ, बाद में पाक्षिक और फिर साप्ताहिक। भारत मित्र का भी देश की आजादी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक और जहां भारत मित्र के अनेक साहित्यिक विवाद प्रचलित हैं, वहीं दूसरी ओर बाल मुकुंद गुप्त के संपादन काल में इस पत्र ने अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू और शाइस खां के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे और शाइस खां के खत जैसे साहित्य के स्तंभों को संचालन किया। शाइस खां के खत और शिव शंभू के चिट्ठे आज हिंदी व्यंग्य साहित्य की अमूल्य निधि है। तत्कालीन दौर में इस स्तंभ के माध्यम से, इन दोनों स्तंभों के माध्यम से बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजों की उस तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए थे। 1897 में कुछ समय तक यह पत्र दैनिक रूप में भी प्रकाशित हुआ। भारत मित्र को एक दौर में बहुत अधिक विज्ञापन मिलने लगे थे। ऐसी स्थिति में मजाक में यह कहा जाने लगा था, यह भारत मित्र नहीं, इश्तिहार पत्र है। मुकुंद गुप्त वस्तुतः उर्दू पत्रकारिता से हिंदी में प्रविष्ट हुए थे और मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से ही वे हिंदुस्तान में जुड़े थे, जिसका प्रकाशन काला काकर से हुआ था। जब बाल मुकुंद गुप्त हिंदुस्तान से जुड़े मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से, तो उन्होंने मालवीय जी की नीतियों का ही अनुसरण करते हुए इस पत्र को निर्भीक चेतना का प्रतीक बना दिया। लेकिन राजा रामपाल सिंह की नीतियां धीरे धीरे मुख्य उद्देश्य से हटती चली गई और यह पत्र स्वतंत्र चेतना का पत्र नहीं रहा। उसका परिणाम यह हुआ, स्वतंत्र चेता पत्रकार और लेखक थे, वो इस पत्र से दूर होते चले गए। इसी कारण से राजा रामपाल सिंह ने बाल मुकुंद गुप्त को भी इस पत्र से अलग कर दिया। बाल मुकुंद गुप्त अवकाश पर गए हुए थे और उन्हें वापस 31 जनवरी 1891 को कार्यभार ग्रहण करना था। लेकिन चूंकि बाल मुकुंद गुप्त एक स्वतंत्र चेता पत्रकार थे, तो राजा रामपाल सिंह को उनकी नीतियां पसंद नहीं आई। तो उन्होंने 1 फरवरी 1891 को एक आदेश निकाला। उसमें उन्होंने कहा
मुंशी जी को आज आ जाना चाहिए था। वो अपने नियत समय पर नहीं आए, इसलिए हमारे चले जाने के बाद उनका लेख प्रकाशन के योग्य नहीं होगा। कारण गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कड़ा लिखते हैं, अतएव वे इस स्थान के योग्य नहीं हैं। संभवतः एक अखबार के मालिक के द्वारा किसी संपादक को हटाए जाने की यह पहली घटना थी। 1879 में कोलकाता से सार सुधा निधि पत्र का प्रकाशन होता है और इस पत्र का प्रकाशन किया था दुर्गा प्रसाद मिश्र और उनके 3 मित्रों ने। यह पत्र आर्थिक संकटों से जूझता रहा, लेकिन सांस्कृतिक चेतना, अपनी तेजस्विता और स्वाभिमान के कारण इसने अंग्रेजी हुकूमत पर समय समय पर तीखे प्रहार भी किए। जब भारत मित्र की नीति नरम होती जा रही थी, उस समय सार सुधा निधि अपनी तेजस्विता के लिए जाना जाने लगा। भारत मित्र और भारत बंधु दोनों अखबारों को सार सुधा निधि ने समय समय पर उनके इस नीति के लिए फटकारा भी था। सार सुधा निधि ने तत्कालीन प्रेस अधिनियमों का कड़ा विरोध किया। सच्चे अर्थों में यह एक लोक परक पत्र था, जिसने तत्कालीन युग की लोक दशाओं का जीवंत और मार्मिक चित्रण किया। 1880 अगस्त माह में उचित वक्ता का प्रकाशन किया गया। नाम से ही स्पष्ट है, जो सच्ची बात की उद्घोषणा करने में सक्षम है, जो सच्ची बात को कहने में किसी से नहीं डरता है, वो उचित वक्ता। यह पत्र भी दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में प्रकाशित हुआ और सही बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाया। ब्रिटिश शासन की छत्र छाया में भारत में जो प्रगति हुई, उसका विश्लेषण करते हुए दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता में लिखते हैं, पहली उन्नति और अब की उन्नति में अंतर इतना ही है कि वह स्वाधीन भारत की उन्नति थी। उस उन्नति में उद्यमिता, स्वाधीनता प्रिय भारत संतानों का गौरव था, और यह पराधीन भारत की उन्नति हो रही है। इस उन्नति में पदावनत निर्वीर्य हम भारत कुल तिलकों के अगौरव के सहित गर्दन नीची होती चली जाती है। कितना सटीक विश्लेषण है एक संपादक का। पराधीनता का गहरा दर्द उस समय के पत्रकारों और संपादकों में था, जिससे वो विचलित, बेचैन और व्याकुल रहते थे। परतंत्र भारत का सुख भी पीड़ादायक है, किंतु स्वतंत्र भारत के दुख भी वरेण्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने बरसों पहले ये बात कही थी, पराधीन सपने हु सुख नाही। राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त है पूर्ण स्वराज्य, और इस मांग से कम किसी पर भी समझौता नहीं होगा। यही भाव उस समय के पत्रकारों और संपादकों ने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संचारित किया। 1890 में हिंदी बंगवासी का प्रकाशन हुआ। हिंदी बंगवासी भाषा की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट पत्र था। एक तरह से हिंदी बंगवासी पत्रकारिता का प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मी नारायण गर्दे, न जाने कितने पत्रकारों का एक तरह से प्रशिक्षण किया गया था। 1893 में बाल मुकुंद गुप्त हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक बनते हैं और इस पत्र का लगभग 4 दशक तक नियमित रूप से प्रकाशन होता रहा। इस पत्र में ताजे समाचार प्रकाशित किए जाते थे, सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्टिंग की जाती थी, भूकंप पीड़ितों की पीड़ा को उजागर किया जाता था, युद्ध के समाचार दिए जाते थे। सही अर्थों में यह अखबार हिंदी बंगवासी आम आदमी का पत्र था, जिसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भी जमकर संघर्ष किया, लेकिन अपने पूर्ववर्ती कुछ पत्रों की तरह बाद में यह पत्र भी अपनी उस तेजस्विता को कायम नहीं रख पाया। भारतेंदु काल की जो पत्रकारिता है, वह राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश प्रभुत्व था, प्रेस अधिनियम लागू कर दिए गए थे, राजनीतिक अधिकारों की मांग करने पर जेलों में ठूंस दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। प्रेस अधिनियमों के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को अवरुद्ध करने के नानाविध तरीके के प्रयास होते थे। राष्ट्रीय
परंपरा और सांस्कृतिक गौरव के प्रति उत्थान का भाव जागृत करने के लिए, उसका चित्रण करने के लिए यह पत्र अक्सर उसके अनुकूल सामग्री का प्रकाशन करते थे, ताकि भारतीयों को अपने अतीत के गौरव का भान कराते हुए, वर्तमान के दुर्दशा के बारे में परिचित कराते हुए, भविष्य के सुनहरे स्वप्न को दिखाते हुए स्वाधीनता के यज्ञ में उनके योगदान को का आह्वान किया जाए। इस समय पत्रकारों की लेखनी में व्यंग्य का पैनापन था। विभिन्न प्रकार के माहौल को वो बड़ी स्पष्टता के साथ, प्रखरता के साथ लिखने में, अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त थे। इन्हीं संघर्षों से पत्रकारिता ने अपनी प्राण वायु प्राप्त की है। अपने राजनीतिक अधिकारों से अपरिचित जनता को उसका एहसास कराया, उसका भान कराया। ऐसा नहीं है कि उस समय जाति और सांप्रदायिक पत्र नहीं थे, लेकिन वे पत्र अधिक समय तक चल नहीं पाए। पाठकों ने उसको ठुकरा दिया, जनता ने ऐसे पत्रों को ठुकरा दिया। नई शताब्दी 1900 के बाद का समय हम भारतीय पत्रकारिता में, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता में, दो तरह की धाराएं देखते हैं। एक साहित्यिक पत्रकारिता थी जिसका नेतृत्व सरस्वती ने किया। दूसरी पत्रकारिता थी तिलक की, उग्र और तेजस्वी। हालांकि तिलक के केसरी और मराठा का प्रकाशन 1881 में शुरू हो चुका था। 1890 के आसपास तिलक के हाथों में इनका संपादन दायित्व आता है। लेकिन 1900 के बाद जिस प्रखरता के साथ लोकमान्य तिलक ने भारतीय राजनीति के मंच पर उस भाव को प्रचारित प्रसारित किया, जिसको आज भी हम याद करते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्वराज्य भावना अपने पत्रों के माध्यम से उन्होंने आम जनता में स्थापित करने की कोशिश की। लोकमान्य तिलक को हम उस समय भारत में राजनीतिक अधिकारों का प्रवक्ता कह सकते हैं। वो एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व था जिसने इस देश की जनता को अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित कराया, और राजनीतिक अधिकारों से परिचित कराने के लिए एक कम्युनिकेटर के रूप में, जनसंचारक के रूप में उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। उसी दौर में अनेक ऐसे पत्र थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रीयता का विकास किया। उग्र राष्ट्रीयता की दृष्टि से संध्या, युगांतर, वंदे मातरम आदि ऐसे अनेक पत्र थे जिनके साथ, चाहे वो भूपेंद्र नाथ दत्त हो, विपिन चंद्र पाल हो, हेमंत प्रसाद घोष हो, महर्षि अरविंद हो, ऐसे बहुत सारे पत्रकार संपादक थे जिन्होंने इस आजादी की अलख को आगे बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया। युगांतर ने पूर्ण स्वराज्य की बात की। वंदे मातरम ने स्पष्ट घोषणा की, भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया इज फॉर इंडियंस। उस दौर में पत्रकारिता व्रत थी, वृत्ति नहीं थी, व्यावसायिकता नहीं थी। मिशनरी भाव से ये सारे काम किए जा रहे थे। बाह्य अवरोध आए, प्रलोभन आए, लेकिन पत्रकारिता डिगी नहीं, अपने लक्ष्यों से हटी नहीं। और इसी संघर्ष में हमने स्वाधीनता का सूर्य देखा। लेखनी का बल और तेज, उससे अंग्रेज सरकार समय समय पर भयभीत होती थी, आक्रांत होती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, उस समय के पत्रकारों ने शब्दों की साधना की थी। पवित्र और निर्भीक हृदय से निकला हुआ हर शब्द विदेशी हुकूमत के लिए एक जलता हुआ अंगारा था। वो भी क्यों नहीं, उस देश के पत्रकारों ने शब्दों की साधना की थी। उनके एक एक शब्द में क्रांति की आग उगलती थी, क्रांति और स्वाधीनता के लिए उत्तेजना झलकती थी। युगांतर पत्र का संपादक कौन है पता ही नहीं चलता था। इस पत्र ने बम बनाने की विधि छाप दी। संध्या पत्र जो था उसने घोषणा कर दी, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। हर शब्द आग उगलता था। देवनागर, नरसिंह, कलकत्ता समाचार, विश्वमित्र, स्वतंत्र आदि न जाने कितने पत्रों का हम नाम ले सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी। कहा भी है, व्हाट गन पाउडर डिड फॉर वॉर द प्रेस हैज डन फॉर द माइंड। जिस तरह से बंदूक युद्ध में काम करती है, उसी प्रकार प्रेस ने आम आदमी के मस्तिष्क में वो आग फूंक दी, वो ज्वाला फूंक दी, जिससे वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। 1903 में माधवराव सप्रे ने हिंदी केसरी का प्रकाशन किया। हिंदी केसरी का उत्तर भारत में वही स्थान था जो दक्षिण में केसरी और मराठा का था। माधवराव सप्रे मूलतः मराठी भाषी थे, लेकिन हिंदी में पत्र प्रकाशन किया। केसरी अखबार के अनुवाद हिंदी केसरी में छपते थे कुछ समय बाद, लेकिन
उनका असर वैसा ही होता था। इस पत्र पर लिखा रहता था, सावधान, निश्चिंत होकर न विचरना, जब इस देश की जनता नींद से जाग जाएगी तब तुम्हारी खैर नहीं। नरसिंह 1907 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने प्रकाशित किया। नरसिंह, इसके नाम को ही देखिए, न्याय और औचित्य का रक्षक। नरसिंह अवतार की बात हमारे यहाँ कल्पना की जाती है, वस्तुतः नरसिंह भी उसी तरह का एक अवतार था। यह अखबार आत्माभिमान का पत्र था, जो कर्म तंत्र में प्रवृत्त होने की लगातार प्रेरणा देता रहा। स्वराज्य इलाहाबाद से 1919 में प्रकाशित होता है, पंडित शांति नारायण के संपादन में। खुदीराम पोस्ट पर एक कविता प्रकाशन करने के अपराध में इन्हें 3 वर्ष की कैद की सजा दी जाती है। इस पत्र के संपादक के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया, चाहिए एक संपादक, वेतन हर संपादकी पर 1 गिलास ठंडा पानी, 2 सूखी रोटियां और 10 वर्ष की जेल। देखिए क्या पारितोषिक मिलता था संपादन करने का। किसी तरह का यश नहीं था, उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं थी अंग्रेज सरकार की दृष्टि में। वीआईपीज के साथ घूमने फिरने का अवसर नहीं मिलता था। यहां तो कदम कदम पर यातनाएं दी जाती थी, अखबारों के प्रकाशनों को प्रतिबंधित किया जाता था, और फिर भी जय घोष क्या होता था, लाख बांधो तुम हमें जंजीर से, वक्त पर निकलेंगे फिर हम तीर से। प्रयाग से प्रकाशित हुआ अभ्युदय 1907 में। अभ्युदय वस्तुतः भारतीय पत्रकारिता का ही अभ्युदय था। मदन मोहन मालवीय इस पत्र के संपादक थे। मदन मोहन मालवीय कर्मठ संपादक, तेजस्वी लेखक, निर्भीक चिंतक। इनके बारे में कहा जाता है कि समाज व देश के अभ्युदय के लिए संघर्षरत रहते हुए लीडर के रूप में नेतृत्व करते हुए हिंदुस्तान की मर्यादा की रक्षा की। देखिए, अभ्युदय के संपादक रहे, लीडर के संपादक रहे, हिंदुस्तान के संपादक रहे और मर्यादा के संपादक रहे। लीडर के संपादक के रूप में तो कहा जाता है कि एक रात जब बहुत परेशान से थे, घर आते हैं, उनकी पत्नी परेशानी का कारण पूछती हैं। वो कुछ व्यथित और चिंतित स्वर में कहते हैं, पैसा नहीं है, आर्थिक संकट है, लीडर को बंद करना पड़ेगा। तब उनकी पत्नी आगे बढ़ती हैं, घर में जो कुछ है, गहने बर्तन जो आप चाहें, गिरवी रखिए, बेचिए, कुछ भी कीजिए, आपका बेटा है लीडर। जैसे आप अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने देंगे, लीडर को भी बंद नहीं होने देंगे। अखबार चलना चाहिए। जब अपने अखबार के साथ यह वात्सल्य भाव जुड़ेगा तो भला वो अखबार का प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। पत्रकार स्वयं उन शब्दों को, उन भावनाओं को जीता था। यही कारण है कि देश में स्वाधीनता का आंदोलन अपने पूरे जोश में था। 1909 में कर्मयोगी का प्रकाशन किया गया। मात्र 9 महीने यह पत्र जीवित रहा, लेकिन इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। 1913 में कानपुर से प्रताप का प्रकाशन हुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में। इस पत्र ने बिकना, झुकना, रुकना नहीं सीखा था। नहीं छपेंगे नाम का स्तंभ छापते थे, और जो पत्र या लेख नहीं छपते थे, सकारण उनकी व्याख्या की जाती थी कि वे इस कारण से नहीं छप रहे हैं। किसान आंदोलन का समर्थन किया। न जाने कितने ऐसे जन आंदोलन थे जिनका प्रताप समर्थन करता रहा। प्रताप के प्रकाशक थे नारायण प्रसाद अरोड़ा। वे प्रताप नारायण मिश्र के भक्त थे और गणेश शंकर विद्यार्थी राणा प्रताप के भक्त थे। प्रताप नाम में दोनों विचारधाराएं आ गई। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की नजर में राणा प्रताप की विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नारायण प्रसाद अरोड़ा के शब्दों में प्रताप प्रताप नारायण मिश्र के विचारों का प्रतिनिधि पत्र बन के उभरा। इस पत्र ने स्पष्ट घोषणा की, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। 1919 में स्वदेश का प्रकाशन होता है गोरखपुर से, दशरथ प्रसाद द्विवेदी के संपादन में। इस पत्र ने लिखा, स्वर्गालय के लिए आत्मबलि हम न करेंगे, जिस स्वदेश में जिए उसी पर सदा मरेंगे। स्वदेश का दशहरा अंक पांडे बेचन शर्मा उग्र के संपादन में, ऐसा विस्फोटक अंक कि अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त कर लिया। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक के संपादन में 1920 में
वर्धा से प्रकाशित किया गया। इस दौर में ऐसे अनेक साहित्यिक पत्र थे, सरस्वती, सुदर्शन, समालोचक, देवनागर, इंदु, मनोरंजन, प्रभा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र, मर्यादा। एक लंबी श्रृंखला है ऐसे साहित्यिक पत्रों की जिन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता के उन्नयन के साथ साथ अपने विभिन्न आलेखों में प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध, इस देश की स्वतंत्रता के समर्थन में नियमित रूप से लिखा था। 1920 तक आते आते महात्मा गांधी देश की राजनीतिक रंगमंच पर छा गए थे। अहिंसा के बल पर इस देश को आजादी दिलाने का एक अनोखा स्वप्न उन्होंने देखा था। हालांकि गांधी की पत्रकारिता की शुरुआत जब वे दक्षिण अफ्रीका गए थे तभी से मानी जा सकती है, जब उन्होंने वहां रहते हुए अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि मेरा ख्याल है ऐसी कोई लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती है। अगर मैंने अखबार निकालकर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय जमात को उसकी स्थिति न समझाई होती और सारी दुनिया में फैले हुए भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ हो रहा है नहीं बताया होता, इसे इंडियन ओपिनियन के सहारे अवगत न रखा होता, तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। इस तरह मुझे भरोसा हो गया कि अहिंसक उपायों से सत्य की विजय के लिए अखबार एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। तो गांधी जी ने अखबार की इस महत्ता को स्वीकार किया है। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और जब वो हिंदुस्तान में आते हैं तो उनके पत्रों से हम जब परिचित हैं, किस तरह से सत्याग्रह, नवजीवन, हरिजन आदि पत्रों के माध्यम से उन्होंने आजादी के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। न सिर्फ आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया, बल्कि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक विकृतियों और कुरीतियों के खिलाफ भी अपने इन पत्रों में बहुत ही वैचारिक ढंग से इन आलेखों को लिखा और एक जन जागृति की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी ने पत्र के प्रकाशन को भले ही स्थगित कर दिया हो, लेकिन किन सिद्धांतों के साथ समझौता उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 1930 में लिखा, मैं पत्रकारों और प्रकाशकों से अनुरोध करूंगा कि वे जमानत देने से इनकार कर दें और जब उनसे जमानत मांगी जाए तो इच्छानुसार प्रकाशन बंद कर दें या जमानत जब्त करने के आदेश को शासन को चुनौती दें। जब आजादी वस्तुतः हमारे दरवाजे पर खड़ी है और जब इसे गले लगाने के लिए हजारों ने यंत्रणाएं सही हैं, तो यह कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि प्रेस प्रतिनिधि इस मामले में हल्के रह गए थे। वह सरकार टाइप और मशीनरी को जब्त कर सकती है, वह कलम और उससे भी कम वाणी को जब्त नहीं कर सकती। मैं मानता हूं यदि वह प्रेस का गला घोंटने में सफल हो जाती है तो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है राष्ट्र का चिंतन। इस प्रकार गांधी ने व्यावसायिक पत्रकारिता से दूर रह करके सदा जनहित और मिशनरी भाव से अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया है। अपने पत्रों में वो विज्ञापन देने की प्रवृत्ति से भी बचते थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। गांधी अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से एक सजग पत्रकार के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे पूरे जनमानस पर वो छा जाते हैं। इस प्रकार गांधी ने 1920 की बाद की जो पत्रकारिता है उसको बहुत गहराई से प्रभावित किया और गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के देश में अनेक पत्र निकलते हैं, जिनमें 1920 में बनारस से निकला आज और 1936 में दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान प्रमुख पत्र हैं। इन्होंने गांधी के विचारों का खुल करके समर्थन किया। ऐसे अनेक पत्रों के उदाहरण हम दे सकते हैं जो गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। दैनिक आज के माध्यम से पराडकर जी का जो योगदान है उसको हम नहीं भूल पाएंगे। मूलतः मराठी भाषी होते हुए जिस तरह से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को अपना योगदान दिया है, इसलिए उन्हें हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक के रूप में भी आज याद करते हैं। इस दौर में अंबिका प्रसाद वाजपेयी का 1920 में प्रकाशित स्वतंत्र, 1925 में दिल्ली से रामचंद्र शर्मा का महारथी, राजस्थान से नवीन राजस्थान और त्याग भूमि, गणेश शंकर विद्यार्थी के शिष्य कृष्णदत्त पालीवाल का सैनिक और यशपाल के संपादन में
विप्लव आदि ऐसे अनेक पत्र हैं जिन्होंने आजादी के इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका का प्रकाशन किया। इन पत्रों के साथ साथ उस दौर में अनेक गुप्त प्रकाशन या सीक्रेट पब्लिकेशंस भी प्रकाशित किए जाते थे, जिनमें रणभेरी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अगस्त 1930 के अंक में पराडकर जी ने लिखा था, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं रह गया है जहां से एक भी रणभेरी जैसा पर्चा न निकला हो। अकेले बंबई में इस समय ऐसे कई दर्जन पर्चे निकल रहे हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से पूरे देश में जगह जगह जन चेतना को जगाने के लिए सीक्रेट पब्लिकेशंस की शुरुआत भी कर दी गई थी। विपुल संख्या में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था। इसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्रों की बात कर सकते हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी का विशाल भारत, प्रयाग से 1930 में प्रकाशित हुआ चांद और मधुकर आदि ऐसे अनेक पत्र हैं जिन्होंने तत्कालीन सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रकार देश की आजादी के आंदोलन में ऐसे अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ। बहुत लंबी सूची है ऐसे पत्रों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस दौर के पत्रकारों ने, लेखकों ने शब्दों की साधना की है। हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। लेखन भी एक तरह से साधना है। और जब उन पत्रकारों ने निस्वार्थ होकर के राष्ट्र हित में इन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, एक मिशनरी भाव से प्रकाशन किया, तो कोई कारण नहीं था कि हम उस विदेशी हुकूमत को इस देश से बाहर निकालने में सफल न हो सके। बनारस से 1930 में प्रेमचंद के संपादन में प्रकाशित होने वाला हंस भी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई स्थापना करते हुए हंस ने साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है। यह पत्र गांधी के विचारों का प्रतिनिधि पत्र था। प्रेमचंद ने हंस के प्रवेशांक में अपने संपादकीय में पत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, मगर स्वाधीनता केवल मन की एक वृत्ति है। इस वृत्ति का जागना ही स्वाधीन हो जाना है। अब तक इस विचार ने जन्म ही न लिया था। हमारी चेतना इतनी मंद, शिथिल और निर्जीव हो गई थी, उसमें ऐसी महान कल्पना का आविर्भाव हो ही नहीं सकता था। पर भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सृष्टि कर दी। अब वह बढ़ेगा, फले फूलेगा। इस प्रकार हंस ने व्यावसायिक पत्रकारिता से दूर रह करके जिस तरह साहित्य और स्वाधीनता आंदोलन में वैचारिक चेतना जगाने का कार्य किया, वह अभिनंदन के योग्य है। कर्मवीर का प्रकाशन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में 1920 में जबलपुर से किया गया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी शौर्य और पराक्रम की पत्रकारिता का पर्याय थे। बहुत लंबे समय तक भले ही कर्मवीर का प्रकाशन न हो सका हो, लेकिन अपने प्रवेशांक में माखनलाल जी ने स्पष्ट लिखा था, हम स्वतंत्रता के हामी हैं, मुक्ति के उपासक हैं। दास्ता से हमारा मतभेद रहेगा, फिर चाहे वह शरीर की हो या मन की, व्यक्तियों की हो या परिस्थितियों की। अर्थात किसी भी स्तर पर वे पराधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार कर्मवीर के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता का संदेश देते हुए पराधीनता से मुक्ति पाने की छटपटाहट को व्यक्त किया है। उनकी अमर पंक्तियां, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, युग युग तक हमें कहीं आलोकित करती रहेगी, पथ प्रशस्त करती रहेगी हमारा, किस प्रकार हम इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दें। पराधीनता के उस दौर में जिस तरह से पत्रकारिता ने साहस और निर्भीकता से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस तरह के तेवर नहीं रहे। देश आजाद हुआ, राष्ट्र निर्माण के साथ साथ उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ और पत्रकारिता भी मिशनरी भाव एक सीमा तक गौण होता चला गया। आइए हम उन पत्रकारों को नमन करें जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बिना किसी स्वार्थ के वो शब्दों की साधना करते रहे। उनके प्रति
अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि अब पत्रकारिता पाठकों के विश्वास की कसौटी पर खरी उतरेगी और आम आदमी के हित में काम करते हुए कहीं वैचारिक दृष्टि से उन्हें भी समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।